बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लासरा, आमिर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं, जबकि सेनेटर अनवर बेग साहब हमें वीडियो लिंक के थ्रू ज्वाइन करेंगे। सर, आपको भी हम प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। जो जो पैनमा का ये फैसला करीब आता जा रहा है, वैसे ही वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को पार्लियामेंट के साथ भूले भटके अपने पार्टी MNAs की याद भी आने लगी है। जिस पार्लियामेंट में कई महीने आना पसंद न करते थे, पार्लियामेंटेरियन से मुलाकातें करना पसंद न करते थे, 4 सालों में दूसरी बार आज उनसे मुलाकातें की हैं, जहां पर यह इंकिशाफ भी हुआ कि वज़ीर आज़म के दामाद कैप्टन सफ्दर को कोई अच्छा हुकूमती ओहदा लेने के लिए पार्टी MNAs की सिफारिश की जरूरत पड़ी है। सवाल यहां पर यह है कि क्या पैनमा का फैसला आने के बाद नए इंतखाबात की तैयारी की जा रही है या फिर नया वज़ीर आज़म लाने की तैयारी हो रही है। दूसरी जानिब हुकूमत का पैनमा का फैसला आने से पहले ही वफादारों को नवाजने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। मनी लॉन्ड्रिंग जैसे संगीन इल्जामात की जद में रहने वाले डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से मेहरबानियां की जा रही हैं। उन्हें तरक्की देकर नेशनल बैंक का सदर भी मुकर्रर कर दिया गया। सईद अहमद की नई तकर्री आखिर किसके लिए क्या पैगाम है? मनी लॉन्ड्रिंग का मुल्जिम ही स्टेट बैंक में बड़े ओहदे पर हो तो स्टेट बैंक आखिर तहकीकात किसके खिलाफ और कैसे कर सकता है? आगे बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि लाहौर की तारीखी जामिया में जमात इस्लामी और इस्लामी जमीयत तुलबा के टकराव ने ज़िया दौर की एक और याद को, तशद्दुद की याद को ताज़ा किया है। पंजाब यूनिवर्सिटी में आज जो अफसोसनाक वाक़ा पेश आया, उसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। इसके साथ साथ PSL स्पॉट फिक्सिंग केस की भी बात करेंगे। मुल्क के 2 अहम इदारे, ऐसा महसूस होता है कि आमने सामने आ चुके हैं। नजम सेठी का FIA के जरिए तहकीकात करवाने से इनकार, मगर चौधरी निसार भी डट चुके हैं। नजम सेठी स्पॉट फिक्सिंग की तहकीकात आखिर FIA से क्यों नहीं कराना चाहते? दबंग चौधरी निसार को PCB के खिलाफ बयान के बाद आखिर वजाहत की जरूरत क्यों पड़ी? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि गुर्बत के शिकार मुल्क के ऐवान सदर के शाहाना अखराजात। 3 सालों में सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन ने ऐवान सदर में 2.5 अरब रुपए खर्च कर डाले। साबिक अमरीकी सदर बाराक ओबामा साबुन से लेकर टूथपेस्ट तक खरीदने के लिए अपनी जाती अखराजात में से खर्च करते रहे, मगर पाकिस्तान के ऐवान सदर ने गरीब आवाम के टैक्सों का पैसा अपनी शान शौकत में किस तरह से खर्च कर डाला। इसके साथ साथ पाकिस्तानी टेलीविजन ने 2.5 सालों में पाकिस्तानी कौम से 14 अरब रुपए फीस वसूल की है। पाकिस्तानी कौम को टैक्स ना देने का ताना देने वालों ने टीवी के नाम पर यह 14 अरब रुपए का टैक्स ले लिया है। तफसीलन बात करेंगे, लेकिन क्लासेस साहब आज सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि पैनमा का फैसला करीब आता जा रहा है, दिन करीब आ रहे हैं, क्या ये वाकई इलेक्शन मुहिम का आगाज हो गया या फिर इसके पीछे कोई और बात है? मैं क्योंकि बुनियादी तौर पर रिपोर्टर हूँ, मुझे तो आखिरी 3 खबरों ने बड़े वो किया है, स्टिमुलेट किया है। वो कहते हैं ना, जो आपने 3 आखिरी खबरें पढ़ी हैं ना, कि ममनून हुसैन साहब ने बिल्कुल डमी एक मतलब बिल्कुल ना, अब वो क्या कहना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होता है जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, एक खाब आपने इस पर बनाया, वो 3.5 अरब रुपये वो खर्च कर गया जनाब। उसके बाद PTV के आपने बताया कि जो हमें ताने देते हुए नहीं थकते, 14.5 अरब रुपया उन्होंने 2.5 सालों में इन्होंने इकट्ठा कर लोगों को जेबों से निकाल लिया है PTV पे सर। और ये बिलियंस ऑफ रुपीस खा के PTV अभी खर्च, ये नुकसान में जा रहा है। पिछले हफ्ते रिपोर्ट आई थी कि PTV इसके बावजूद खसारे में, जो बिलियंस ऑफ रुपीस की ये चीज़ें हैं। और तीसरा जो आपने उसके साथ एक और एक उसके फैक्ट्स एंड फिगर आपने पढ़े हैं ये, तो मैं तो एक यकदम मैं तो पनामा भी भूल गया हूँ, तो मैं तो वज़ीर आज़म साहब की वो मीटिंग भी भूल गया कि ये कैसे इस मुल्क के साथ एक तरफ इकोनॉमी पे भी आएंगे। हाँ, उसकी गवर्नर की वो सारी वो सईद अहमद की जो मनी लॉन्ड्रिंग का, जिसका इसाक डार के पार्टनर हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है, उनको उठा के मुल्क के आपने उनका नेशनल कॉमी बैंक का आपने उनको बना दे। मेरे लिए तो वो बड़ी शॉकिंग खबर थी। चलें उस पर आएंगे। ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सा काम है कि ऑल ऑफ सडन मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं वो एक्टिव हो गए हैं। और अच्छी चीज़ है कि वो जितनी दफ़ा लंदन गए हैं, इतनी दफ़ा तो मेरा ख्याल हो पार्लियामेंट में तशरीफ़ नहीं लाए। उन पे दबाव यकीनन है, मौजूद है। और आमिर साहब भी आते हैं तो 2-4 ये रोज़ इनके पास नए नाम होते हैं जी कि फ़लाँ को भी कंसिडर किया जा रहा है वज़ीर आज़म के लिए, फ़लाँ भी कंसिडर हो रहा है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आसिफ अली जरदारी को कुछ भी कहें, उनका दिल बड़ा था कि उन्होंने एक मुल्तानी को या एक हमारे यहाँ के पोटवार के शहजादे राजा परवेज़ अशरफ को वज़ीर आज़म बनाना कबूल कर लिया था अपनी फैमिली से बाहर। मियाँ नवाज शरीफ साहब अपनी फैमिली से बाहर किसी को नहीं आने देंगे। कोई बहुत बड़ी कोई बात अगर होगी तो
वो शायद एक दो नाम हैं इनके पास हैं कि शायद उनमें से कोई आ जाए। तो लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मियाँ साहब न किसी को उस पर बिठाने की कोशिश करेंगे। सो नए इलेक्शंस की एक मुकम्मल है, लेकिन फिर यही देखना पड़ेगा कि अगर पनामा का फैसला उनके खिलाफ आता है तो वो फिर आवाम को जाके क्या बेचेंगे, क्या सेल करेंगे। जी मैं वहाँ से आ गया हूँ, बड़ा वहाँ से हम उस अवार्ड लेके आ गए हैं, बड़ी हमें वहाँ सुप्रीम कोर्ट में फतह हुई है, तो एक दफ़ा फिर आप हमें बना दें। कुछ ना कुछ तो सोचा ही होगा ना। सोचने से मुझे उसमें याद आया कि ये जो मीटिंग आज हुई है, ये 4 सालों में ये दूसरी मीटिंग हुई है उनकी एमएनएस के साथ। मैं बहुत सारे एमएनएस को जानता हूँ जो रोते थे और किसी को जरूरत नहीं होती, पीठ पीछे सारे हमारे पास आएंगे, रोएंगे, चीखेंगे, देखें जी वज़ीर आज़म नहीं मिलते, लिफ्ट नहीं कराते, वज़ीर नहीं आते, फलां नहीं आते, मियाँ साहब सामने आते जाएंगे, सारे के सारे वहाँ खामोश हो जाएंगे। और मज़े की जो बात हुई है ना, मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग है, वो ये है कि आज वहाँ ये पता चला है कि एक अदद MNA ने सिफारिश की है वज़ीर आज़म पाकिस्तान से कि आपके जो दमाद हैं कैप्टन सफदर साहब, वो इतने काबिल अच्छे बंदे हैं, अगर उनके और फवाद हसन फवाद के तल्लुकात आप ठीक करवा दें तो ये बहुत बड़ा डिलीवर कर सकते हैं। यहाँ तक आ गई है, वो भाई यहाँ तक आ गई है कि अब उनको वो क्वालिटीज, मियाँ साहब के वो दमाद है, मियाँ साहब से बेहतर कौन समझ सकता है कि मेरे दमाद में क्या क्या क्वालिटीज है, उनको कौन कौन सी पोस्ट मिल सकती है। दाद देनी चाहिए उस MNA को जिसने ये सोच लिया कि मियाँ साहब को अपने दमाद की क्वालिटीज का पता नहीं है, मुझे शायद ज़्यादा पता है और मुझे मियाँ साहब को बताना चाहिए। तो ज़राए कहते हैं, कहने वाले कहते हैं, जो अब तक खबरें आई हैं कि मियाँ साहब इस पर खामोश ही रहे। मेरा ख्याल है खामोशी ही बनती थी, खामोशी ही बनती थी। आमिर साहब, खामोशी बनती थी। क्या कहा जाए कि 2 साल बाद पैनामा को ये दुआ तो देना कि कम अज़ कम इन MNA को प्राइम मिनिस्टर की शक्ल देखनी नसीब हो गई है। 2 साल बाद पिछली वो करवाई थी, उसमें वो असद रमदे साहब बोल पड़े, उसके बाद वो जो बिल्कुल और डर गए। इस दफ़ा उन्होंने पूरा इंतज़ाम किया हुआ था कोई असद रमदे साहब जो है ना अपने दिल के जज्बात ना पेश कर सके। और सलाम है हमारा, वो आपको पता है जिस तरह के लोग इकट्ठे किए गए हैं इस पार्टी में और बाकी पार्टियों में भी ऐसे ही है, वो दरबारी कल्चर था आज के बस वो के क्या क्या कलाबे नहीं बुलाए गए, आज क्या क्या तारीफ़ें नहीं हुई हुई हैं। मगर उसमें उन्होंने आज बड़ी स्ट्रेटजी जो लोगों से बात की है कि आज के लिए उन्होंने इसलिए अगले इलेक्शन की बात की, मतलब ये लोगों को हौसला दिया जो कि पैनामा की वजह से सारे डाउन है कि पता नहीं क्या बनना है। असल तो अंदर बात ये होती रहती कि प्राइम मिनिस्टर ने किसने आना है, क्या होगा, ये होगा। तो उन्होंने अगले इलेक्शन की बात की, तो उसमें कि मैं फील्ड में जाऊँगा। और बाकी जो मेरे लिए ख़तरनाक बात है कि उस राह पे क्योंकि चल रहे हैं, अगला बजट आने वाला है, तो 2 चीज़ें जो उसमें बड़ी ख़तरनाक आ रही हैं। एक का इशारा इन्होंने आज दिया है कि पहले ही गैर कानूनी तौर पे सुप्रीम कोर्ट की वायलेशन में ये कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट के नाम पे MNAs को पैसे दे रहे हैं। अभी नए इलेक्शन साल में सुना है कि 25-30 करोड़ 25-50 करोड़ रुपया पर MNA जाएगा, जो कि 8-9 बिलियन बन जाएगा। और साथ में 234 बिलियन शुरू में जब ये आए थे तो ये जो गर्दिशी कर्जा था वो 5.5 बिलियन के करीब जो है डॉलर्स जो है वो निकाला था। अभी अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं, इनसे हम इकोनॉमी के ऊपर लेते हैं। मैं ब्रीफली कर दूं कि मैं इसलिए डर गया हूं कि ये गर्दिशी करबा भी उसमें अगर इस बजट में उतारा और ये 8 बिलियन रुपया पता नहीं कितने पैसे MNAs को भी दिए, तो ये जो ऑलरेडी इकोनॉमी की सूरत हाल है कि क्विकली मैं चंद फिगर्स बता देता हूँ। अभी ब्रेक के बाद उसके बाद अनवर बेग साहब से तजिया लेंगे कि ये हमें जरा बताएं कि इसके क्या नतीजा निकलेगा। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। अनवर बेग साहब हमारे साथ चूंकि मौजूद हैं, उनसे इस पर तजिया तो लेंगे, लेकिन इसके साथ साथ सईद अहमद की जो नई तकर्री हुई है, ये उन्हें नेशनल बैंक का सदर मुकर्रर किया गया है, इसकी भी बात करेंगे। इसके पीछे क्या कहानी है, आखिर किसके लिए किस किस्म का पैगाम देने की कोशिश की जा रही है। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, आप गर्दिशी कर्जों के हवाले से कुछ फिगर्स हमारे साथ शेयर करना। मैं कह रहा था गर्दिशी कर्जा एक तो शुरू में पैसा बनाया था, अब चूंकि इन्होंने अपना बिजली का वादा पूरा करना है तो ये आखिर में फिर ये 238 बिलियन 248 के करीब गर्दिशी कर्जा हो गया, फिर पैसा बनाने का मौका आ गया। एक ये, दूसरा जो प्राइम मिनिस्टर ने आज भी यादा किया कि कराची से लेकर गवादर तक ये जाके अरबों रुपए के जो वो अनाउंस कर रहे हैं, और ये आज जो इन्होंने शनीद दी है कि जनाब MNAs को मजीद पैसे बढ़ जाएंगे। मैं सिर्फ पूछना चाह रहा हूँ कि ये पैसा आएगा
आएगा कहाँ सवाल से? ही ये है। इसलिए मैं ये सिर्फ चंद फिगर्स शो करना चाह रहा हूँ, शेयर करना चाह रहा हूँ। एक कि पाकिस्तान की इस वक्त जो इम्पोर्ट्स हैं वो बहुत खौफनाक हद तक जो है वो बढ़ गई हैं, वो 45 और 50 बिलियन के करीब फिगर्स आ रहे हैं, और हमारी एक्सपोर्ट जो है वो 25 से 3 साल में 20 बिलियन के करीब आ गई है। 8.5 जो है वो % डाउन है, 8% के करीब एक्सपोर्ट्स डाउन है। रेमिटेंसेस जिसके सहारे हम ये पूरा पाकिस्तान चलता है वो भी 7% डाउन हो गई हैं। तीसरा जो पैसा आता है डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है वो 800-700 मिलियन से ज़्यादा बिलियन भी नहीं पहुंचता, और वो भी चाइनीज़ है। अमेरिकी और बरतानिया से जो पैसा आता था वो बिल्कुल ही कम होता जा रहा है, सो वो भी कम है। और साथ में उसके ख़तरनाक ये कि ट्रेड डेफिसिट जो है हमारा वो 25 बिलियन के करीब हो गया, और करंट डेफिसिट जो है वो भी 22 बिलियन के करीब हो गया है। इस सारे उसमें जबकि पैसे हैं तो एक ही तरीका नज़र आता है, वो ये है कि इन्होंने शॉर्ट टर्म में और कर्जे लेने हैं बड़े बड़े सूद के साथ। उसके बाद अगर ये रह गए जो ना रहे तो ये सारे कर्जों की हम सूरत हाल आगे ही बताते रहते हैं कि बहुत खौफनाक हद तक हो गई है, 74 बिलियन हो गया है। अब ये मजीद ये जो करेंगे कैसे करेंगे? अनवर बेग साहब हमारे साथ हैं। इससे पहले अनवर बेग साहब पे जाएं, एक मैं 2 खुशी की खबरें सुनाना चाहता हूँ आपकी गुफ्तगू में से। आपने कहा ट्रेड डेफिसिट बढ़ गया है और करंट डेफिसिट बढ़ गया है। खुशी की खबर ये कि आवाम को इनकी समझ ही नहीं आती है क्या चीज़ है। ये बेग साहब ये सही कह रहे हैं कि ये ट्रेड डेफिसिट, करंट डेफिसिट, क्योंकि ये डार साहब और ये बाकी जो इस तरह का जगलरी करते हैं कि आम आदमी को तो समझ ही नहीं आता। प्लीज़ ये आम आदमी को की ज़ुबान में आप अगर समझा सके, और ख़ास तौर पे क्योंकि रेमिटेंसेस पे आप बड़ी नज़र रखते हैं कि जो यूएई से, सऊदी अरेबिया से जो बहुत ही ड्रास्टिकली पैसे नीचे आते जा रहे हैं, 7% के करीब लेटेस्ट फिगर्स हैं कि हमारे रेमिटेंसेस जो है ना 8 महीने में इस साल के वो कम हो चुके हैं। इस पर ज़रा रोशनी डालें। थैंक यू वेरी मच आमिर साहब और रऊफ साहब। मैं भी कोई इकोनॉमिस्ट नहीं हूँ, मैं भी अखबार से, स्टेट बैंक की प्रेस रिलीजेस से, तो ये सारी यहाँ से हम अखबारों में तो पकौड़े बिकते हैं, उससे आप अखबारों में तो पकौड़े बिकते हैं, वहां से आप इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो नहीं, पकौड़े तो दूसरे दिन बिकते हैं। अच्छा। देखिए मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि आप अगर पिछले कुछ महीनों से कोई तकरीबन 9-10 महीने से अखबार के आप एडिटोरियल्स देखें, लीडिंग न्यूज़पेपर्स के बड़े खौफनाक एडिटोरियल्स आ रहे हैं हमारी स्टेट ऑफ इकॉनमी पे, फिर प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, फिर स्टेट बैंक की प्रेस रिलीजेस हैं, फिर हमारे जितने टॉप इकोनॉमिस्ट हैं कंट्री के वो जॉइंटली एक प्रेस रिलीज देते हैं कि हमारी इकोनॉमी का बहुत बुरा हाल है। तो मैं ये नहीं समझता कि गवर्नमेंट, कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को ये चाहिए कि आप ये जितने हमारे लीडिंग इकोनॉमिस्ट हैं उनको एक तरफ बिठाएं, हमारी बिजनेस कम्युनिटी को एक तरफ बिठाएं, और हमारे जो गवर्नमेंट के इकोनॉमिक मैनेजर्स हैं उनको एक तरफ बताएं और उनसे पूछें कि ये हमारे हालात ऐसे हो क्यों रहे हैं, आपको प्रॉब्लम्स क्या है। बेग साहब थोड़ी सी, मैं सॉरी टू कट यू, बेग साहब आपने कहा कि वजीर आजम उनसे पूछें, वो तो पिछले दिन कराची गए थे, उनकी दिवाली के मौके पे उन्होंने कहा हमारी इकॉनमी तो टॉप पे जा रही है। वो तो समझते नहीं इकॉनमी नीचे हो, तो वो क्यों बुला के पूछें? वो तो समझते हैं कि एवरीथिंग इज हनी एंड मून, आप कहते हैं वो बुला के पूछें, वो तो मुतमईन है इकॉनमी से, वो क्यों पूछें? इतनी अच्छी जा रही है और हमारे साजिश के साथ इसी वजह से लोग जेलस हैं और उतारना चाहते हैं। देखें जी, ये उनको कौन मिसगाइड कर रहा है? इजाजत दें बोलने की, मुझे जरा बोलने की इजाजत दें। मैं ये समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब को, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट, प्राइम मिनिस्टर साहब को जो एक्चुअल स्टेट ऑफ इकोनॉमी है वो नहीं बताई जा रही। मैं ये समझता हूं जो स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, स्टेट बैंक के, मैं रिपीट करता हूं, उससे तो ये लगता है कि हमारी इकोनॉमी आईसीयू में और हम लाइफ सपोर्ट मशीन के ऊपर हैं। अब आप देखें कि हमारे जो, मैं आपको छोटी सी एक मिसाल देता हूं, आप ये 12 महीने के एस्टिमेटेड फिगर्स हैं, जो फिगर्स 8 महीने के आ रहे हैं ये 12 महीने के एस्टिमेटेड हैं। हमारे इंपोर्ट्स कोई तकरीबन $45 बिलियन हो जाएंगे, उसके अंदर 5 बिलियन ये सीपैक की मशीनरी इंपोर्ट होगी, तो ये तकरीबन $50 बिलियन की हमारी इंपोर्ट्स ये अगले 12 महीने में, जो पिछले 8 और आगे 4 में ये हो जाएंगे। हमारे एक्सपोर्ट्स, जैसे आमिर मतीन साहब ने कहा कि गिर रहे हैं, हमारा टारगेट 25 था, हमने खाली
19 बिलियन अचीव किया है। हमारी फॉरेन रेमिटेंसेस गिर रही हैं, खास तौर पे जीसीसी से, क्योंकि हमारी 90% और 85% रेमिटेंसेस जीसीसी कंट्रीज से आ रही हैं, और वो भी हमारी गलती से वो रेमिटेंस गिर रही है। मैन पावर की खपत की बात नहीं है, कुछ मार्केट जो है इंडिया ले रही है, जिसकी वजह से हमें ये इफेक्ट हो रहा है। क्योंकि मोदी साहब पिछले 30 साल में कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जीसीसी कंट्रीज नहीं गया, वो यूएई गए, कतर गए, सऊदी अरेबिया गए पिछले 8 महीने में, और उन्होंने वहां पे हमारा मार्केट शेयर उठाया है। फिर हमारी जो एफडीआई है, एक्सपेक्टेड है कि अगले या पूरे 12 महीने में 1 बिलियन होगी। इस वक्त कोई 750 मिलियन डॉलर हुई है, तो 250 और आ जाएगी। तो ये सब अगर आप जोड़े ना, ये 38 बिलियन बनता है। और अगर इसको आप 50 बिलियन जो हमारी इंपोर्ट है उससे आप माइनस करें, तो ये तकरीबन 12 बिलियन एक आपको डेफिसिट होता है। उसके अलावा आपको अपना राउफ साहब जो लोन रीपेमेंट है, दैट इज अबाउट 12 बिलियन के करीब वो अमाउंट है। तो ये 10 बिलियन, वो 12 बिलियन, ये 22 बिलियन आपने पेमेंट जो करनी है, ये कहां से पैसे आएंगे? और जो सबसे खौफनाक बात है, सबसे खौफनाक बात यह है कि हमारे जो फॉरेन करेंसी लोन्स हैं, अल्लाह ताला माफी दे, इस वक्त 74 बिलियन डॉलर्स के करीब हम टच कर गए। आगे जाके हम जो कर्जे लेते जाएंगे, ये कहां तक जाएंगे? अब कहां रीपेमेंट करेंगे? कैसे हालात ठीक होंगे? मैं ये समझता हूं प्राइम मिनिस्टर साहब को सही इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती। कौन नहीं दे रहा? प्राइम मिनिस्टर साहब इतना करें, प्राइम मिनिस्टर साहब इतना करें, अखबार जी बोलें। आपने बार बार कहा है कि वजीर आज़म पाकिस्तान बड़े इनोसेंट हैं, सादा आदमी हैं, वो जाके वो इकॉनमी के बारे में बयानात दे आते हैं, जी आसमान पे चढ़ गई है। आप कहते हैं उनको सही इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मतलब ये कि गलत बयानी की जा रही है। गलत है। ये बताएं उनको कौन गलत इन्फॉर्मेशन दे रहा है? आज तो जुर्रत करके नाम बता दें सर, कौन उनको मिसलीड कर रहा है? देखें मैं आपको साफ बात बताऊं, या कॉमर्स मिनिस्ट्री होगी या फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, इनके कोई वजीर भी हैं इकोनॉमी को हैंडल कर रही हैं। आप कह रहे हैं इसाक डार साहब, और आप ये कह रहे हैं इसाक डार साहब और खुरम दस्तगीर साहब सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे वजीर आजम को। दिस इज व्हाट आई कैन कम टू दिस कंक्लूजन कि उनके पास सही फिगर्स नहीं आ रही, क्योंकि ये फिगर्स जो मैं आपको बता रहा हूं ये स्टेट बैंक के फिगर्स हैं, ये मेरे बनाए हुए फिगर्स नहीं है। ये अगर आप किसी कॉमन सेंस वाले बंदे से आप पूछे, वो आपको बताएगा कि हालात क्या है। बिजनेसमैन रो रहा है, बिजनेसमैन को आप उसके रिफंड्स नहीं दे रहे, यानी इलेक्ट्रिसिटी उनको गरीबों को महंगी मिल रही है। जिस कंडीशन के अंदर कारोबारी आदमी काम करता है, फिर ऊपर से लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है कराची में, यानी ठीक है। अभी क्लास साहब अभी फौरी तौर पे ब्रेक पे जाना होगा। अनवर बेग साहब मुझे एक अभी ब्रेक पे जाना होगा। जिस तरह से आपने बात की कि वज़ीर आज़म को ठीक इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा रही, मगर आज ही डार साहब ने भी वज़ीर आज़म को बताया कि ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो 17 अरब डॉलर से भी बढ़ चुके हैं। मुल्क का जो माली नज़्म नस्क है वो बेहतर राह पर गामज़न है। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको बताएंगे कि आखिर डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सईद अहमद की तरक्की क्यों हुई है, उन्हें क्यों नवाजा जा रहा है। हमारे साथ ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुश आमदेद कहेंगे। क्लासेस साहब कुछ बात करेंगे सईद अहमद साहब से मुताल्लिक में। इसाक डार साहब ने जो एफिडेविट दिया था सन 2000 में, तराफी बयान था, उसमें सईद अहमद का भी नाम था। उनकी तरक्की के पीछे क्या वजह है? क्या कोई पैगाम किसी को दिया जा रहा है? अब ये बात है कि सईद अहमद साहब जो हैं, ये जो डार साहब ने अपना इतराफ़ी उन्होंने वो बयान दिया था, जिसकी आमिर मतीन साहब कहते रहते हैं कि दोबारा सुप्रीम कोर्ट शायद अपने पनामा केस में उसको रीओपन कर दे। अब दिलेरी देखें, दीदा दिलेरी इसको कहते हैं, और दूसरी अपने वफादारों को नवाजने की और उनका मुंह बंद रखाने की कीमत क्या है? किस टाइम पे ये लगा रहे हैं कि पनामा का केस का भी फैसला आना है। ये पनामा का जो सुनने में आ रहा है 29 मार्च से लेके आनवर्ड अगले मतलब कुछ दिनों में आ सकता है। 29 से लेके जो उसके बाद 3-4 दिन होगा, उनमें आ जाएगा। एक हफ्ता पहले अपॉइंटमेंट कर रहे हैं उस बंदे की जिसके जरिए मनी लॉन्ड्रिंग ये कराते रहे, खुद लिख के दिया है। अब उसको उन्होंने नेशनल बैंक का उन्होंने प्रेसिडेंट लगाने का जो आज की खबर आई है वो लगा दिया है। इनकी दीदा दलेरी की अब दाद दें
और अपने उनको नवाजने की भी दें। और जो मैंने उस वक्त बात की थी कि ये जो बंदे हैं ये इन्होंने कैसे कैसे चुन के वफादार इन्होंने लिए ढूंढे हैं, इनकी मरदम शनासी की दाद दें कि वहाँ से लेके कमर जमान चौधरी से लेके यहाँ तक DGFIO FBR कैसे इन्होंने ऐसे वफादार चुने हैं कि जो जान देने को तैयार हैं, लेकिन वो कहते हैं अपने जो हमारे मोहसिन हैं इनके खिलाफ ज़बान नहीं खोलेंगे। बेग साहब, आप कैसे देखते हैं कि आपकी पार्टी ने सईद अहमद साहब जो उसमें हुदैबिया पेपर मिल स्कैंडल में जिन पे डार साहब ने कहा था कि इन्हीं साहब के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग कराई थी, उनको स्टेट बैंक से उठा के नेशनल बैंक उनके हवाले कर दिया गया है। ये आपकी पार्टी की परफॉर्मेंस है सर? रऊफ साहब, मेरे हिसाब से इट इज़ अ वेरी वेरी बैड डिसीशन। प्राइम मिनिस्टर साहब को ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि जैसे आपने कहा और सब कह रहे हैं, और एफिडेविट में जो डार साहब ने दिया है राइटली और रॉन्गली, उसमें इनका जिक्र है जब एक इतना हाईली कंट्रोवर्शियल बंदे को, पहली बात तो स्टेट बैंक में नहीं लगाना चाहिए था, चलें जी वहाँ आपने लगा दिया, और जब ये चीज़ हाईलाइट हुई और सब मीडिया में आ गया कि जी मनी लॉन्ड्रिंग में उसका भी नाम है, तो उस शख्स को फिर एक नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बनाने का क्या सेंस बनता है? यानी मैं नहीं समझता इट वाज अ वाइज डिसीजन। एंड अगेन आई वुड से द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन मिसगाइडेड ऑन दिस डिसीजन वापस से, और ये चीजें हमको हर्ट करेंगी एज अ पार्टी। बेग साहब, आप क्यों समझते हैं वजीर आजम साहब एक्सप्लॉइट करेंगे? बेग साहब, आप क्यों समझते हैं, आप 10वीं दफा कह रहे हैं कि वजीर आजम हैज बीन मिसइन्फॉर्म्ड, मिसलेड, आपने क्यों समझ लिया जो इस मुल्क का तीसरी दफा वजीर आजम बन गया है, 2-3 दफा वजीर आला रहे हैं, 40 साल से सियासत में है, दुनिया का घाट घाट का पानी पिया, वो इतने सादा सिंपल और मासूम आदमी है कि मेरे जैसा कोई जाकर उनको मिसगाइड कर देता, मिस इन्फॉर्म कर देता। ये बड़ी बेग साहब वैसे बड़ी प्लान्ड वो है कि उन्होंने वो जो कहते हैं कमांडिंग हाइट्स ऑफ पावर जो है, ताकत के जो ऊंचे बुर्ज है ना, तोप खाने से उड़ाए हैं और आर्चर्स बैठाए हैं अपने। उन्होंने तमाम रेगुलेटरी बॉडी से जो टेन्योर जॉब्स थी, उन्होंने अकाउंटेंट जनरल ऑफ पाकिस्तान उड़ाया, उन्होंने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान उड़ाया, उन्होंने पैमरा का चीफ उड़ाया, नेपरा उनको काबू में लेके आए, स्टेट बैंक के अंदर अपना बंदा लगाया। जहाँ से नहीं हटाया वो है कमर जमान चौधरी साहब, उनके पूरा टेन्योर ख़त्म होने वाला अभी चल रहा है। और कल मैं आपको खबर दे दूं, हानी साहब के पास उनका मुकदमा है तकर्रियों का, वहाँ भी गवर्नमेंट ने उनको जो सुप्रीम कोर्ट में इनके हक में वो सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने कहा कि मैं अपील नहीं करूँगा, तो वो उसका कल उनको बेनिफिट मिल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी फेवरेबल रिपोर्ट बना के भेजी है। मोरलेस जो कमर जमान चौधरी ने उनको भेजी थी उन्होंने वापस भेज दिए कि जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब ये देखना है कि हानी साहब कल क्या करेंगे इनके साथ। आमिर साहब, इसीलिए तो मीडिया में आ रहा है, प्रेस रिपोर्ट्स आ रही हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स कह रहे हैं कि हमारी गवर्नेंस अच्छी नहीं है। दिस इज द रीजन वाई पीपल आर सेइंग कि हमारी गवर्नेंस को इंप्रूव करना पड़ेगा। दीज रॉन्ग डिसीजंस, ये इट विल हैव लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन आवर गवर्नमेंट। और देखें, अब लोग बेवकूफ़ नहीं है, लोग समझते हैं। 1 साल के बाद हमारे इलेक्शंस हैं, और अगर हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही और इसी तरीके से गलत डिसीजंस करते रहे, अंडर व्हाट इन्फ्लुएंस आई डोंट नो, तो लोग बेवकूफ़ नहीं है। जिस दिन इलेक्शन वोटिंग होगी उस दिन हमें फिर रिजल्ट मिल जाएगा। आपने पीपीपी का हाल देखा, जो लास्ट इलेक्शंस के अंदर उनको उठा के बाहर फेंक दिया, तो हो सकता है अल्लाह ना करे हमें भी ना उठा के बाहर फेंक दिया। मेरा कहने का मकसद है कि वी हैव टू इम्प्रूव आवर गवर्नेंस। बिल्कुल, हमें गवर्नेंस को, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं आमिर साहब, हमें गवर्नेंस को बेहतर करना पड़ेगा। और जिस तरह से पंजाब भर की अगर हम बात करते हैं आमिर साहब, हमेशा यही बात की जाती है कि पंजाब में गवर्नेंस अच्छी है, पंजाब में हर तरह का मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से अच्छा है। लेकिन जामिया की अगर हम बात करते हैं तो आज जो कुछ जामिया में हुआ उसके बाद ऐसा लग रहा है वो जामिया कम और नो गो एरिया ज्यादा था। पंजाब यूनिवर्सिटी में जो हुआ इतनी शर्मनाक बात है। जमात इस्लामी का इन्हीं हरकत की वजह से हाल ये हो गया कि पूरे पाकिस्तान में सिर्फ पाकिस्तान के एक कॉर्नर में धीर से 2 सीटें मिलती हैं 120 से, वो 3 सीटों पे आ गया। ये वो पार्टी थी जो 1970 में भुट्टो के मुकाबले की समझी जाती थी। और इन हरकत और जबर और वो पता नहीं दुनिया, इंटरनेट की दुनिया आ गई है, हर चीज़ खुली हुई है। और ये कल्चरल डांस वो जो है वहाँ पे आप अपने सकाफती जो है पश्तून भाई, हमारे सिंधी भाई, बलोची भाई, बड़ी अच्छी बात है कि वो एक सकाफती किस्म का अपना एक मेला मना रहे हैं।
उस पे ये उन वो जा ही नहीं रहे। इनकी वो पुरानी आदतें कि इन्होंने समाज की ठेकेदारी पकड़ी हुई है कि ये बताएंगे 3 सीटों पे आ गए हैं, मगर अभी भी वो इनका तरीकाकार नहीं बदल रहा। नहायत शर्मनाक। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं अभी, मतलब ये, लेकिन उसके बावजूद भी सवाल तो ये उठता है कि आखिर पंजाब हुकूमत कार्रवाई करने में फिर भी नाकाम क्यों नजर रही है। और वज़ीर आला पंजाब मियां शहबाज शरीफ एक नोटिस ही ले लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं। इस तरह से एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, PSL स्पॉट फिक्सिंग की भी बात करेंगे कि आखिर क्या वाकई FIA और PCB के इदारे आमने सामने हैं, कोई इख्तलाफ पैदा हो चुका है। इसके साथ साथ अगर साबिक अमरीकी सदर अपनी जाती जेब में से अपने साबुन और टूथपेस्ट खरीद सकता है तो फिर आखिर पाकिस्तान के सदर ममनून हुसैन ने 2.5 अरब रुपए कहां पर खर्च कर डाले। ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। PSL स्पॉट फिक्सिंग के मुतालिक बात करेंगे। अनवर बेग साहब, आपकी तरफ आऊंगी। सर, ऐसा क्यों महसूस हो रहा है कि FIA और PCB आमने सामने आ चुके हैं? सेठी साहब कहते हैं कि तहकीकात FIA से नहीं कराई जाएंगी, चौधरी निसार साहब भी डट गए हैं। आपको लगता है कोई इख्तिलाफ है या फिर तहकीकात करवाने के पीछे कोई रुकावट है? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये जो हमारे क्रिकेटर्स जो ये स्पॉट फिक्सिंग और गैमलिंग में सिलसिला चल रहा है, ये कोई नया सिलसिला नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चल रहा है। और मैं आपको ले जाऊंगा जस्टिस कयूम की रिपोर्ट पे। उन्होंने जब आइडेंटिफाई किया 2000 के अंदर कि ये लोगों को क्रिकेट के टीम के करीब ना आने दें, ना क्रिकेट बोर्ड के करीब आने दें, तो वो सारे लोग इन्वॉल्व हैं किसी ना किसी शेप के अंदर। अगर वो उस वक्त के क्रिकेटर्स थे, आजकल किसी और कैपेसिटी में लगे हुए हैं। दूसरी बात, मैंने जब सेनेट कमेटी के अंदर हमने क्रिकेट बोर्ड को अक्सर हम बुलाते थे, हमारा यही उनको कहना था कि जो हमारे क्रिकेटर्स हैं ये बड़े वीक फैमिली बैकग्राउंड से अनफॉर्चुनेटली आते हैं, टैलेंट माशाल्लाह बहुत है, और एकदम आके इनको एक इतना बड़ा एक्सपोजर मिलता है जिसपे उनको टेलीविज़न, पैसा, टेस्ट मैच फीस, फिर ये ऊपर से बुकीज़, तो ये बेचारों को क्योंकि एजुकेशन नहीं है, दे गेट इन्वॉल्व इन दिस। हमने ये सजेस्ट किया था कि क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि इनको एक बोर्डिंग स्कूल की तरीके से इनको एकेडमी में रखें और इनको समझाएं कि इनके करीब ना आए। अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ, और जिसकी वजह से आपने देखा कि ये क्रिकेटर्स के साथ क्या असर हुआ है। दूसरी बात, इंग्लैंड के अंदर हमारे क्रिकेटर्स पकड़े गए, उनको जेल में डाला, हमने फिर भी सबक नहीं सीखा और हमने आमिर को माफ़ करके फिर टीम में लिया। एंड आई थिंक दैट वाज रॉन्ग। एक दफ़ा बंदा पकड़ा जाए, ही शुड बी अ लेसन फॉर ऑल यंगस्टर्स। अब ये जो मामला है जो अब हो रहा है, मैं ये समझता हूँ कि क्रिकेट बोर्ड इसलिए चिल्ला रहा है क्योंकि वो डर ये रहे हैं कि अगर FIA ने ये इंक्वायरी की और इनको इंटरोगेशन जो सही मानों में अगर हुआ, हो सकता है क्रिकेट बोर्ड ऑफिशियल्स इसके अंदर इन्वॉल्व हो। सही, इसीलिए वो कह रहे हैं कि जी हम करेंगे। तो मैं ये समझता हूँ चौधरी निसार को डट जाना चाहिए एंड ही शुड कंडक्ट दी। बेग साहब वो तो डट चुके हैं, डर कहीं ना कहीं मौजूद है। लेकिन आमिर साहब, आपको जिस तरह से बेग साहब ने कहा पहली बार नहीं हुआ, लेकिन सारे में बदनामी तो पाकिस्तान की हो रही है ना। चौधरी निसार साहब का बड़ा नाकिद रहता हूँ, मगर मैं समझता हूँ वो बिल्कुल इस पे ठीक है। ये बिल्कुल जुरिस्डिक्शन बनती है FIA की, और ये जो सेठी साहब हैं ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। पहले तो मैं मिसाल दे दूं, इंडिया में वहाँ पे ICL के ऊपर CBI ने पूरी तफ्तीश करके IPL के चीफ ललित मोदी को ठुड्डा मार के निकाला। उसके बाद उनकी सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दी कि जनाब ये जो IPL है, जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, इसके अंदर कौमी इज्जत दाव पे लगी होती है और स्टेक्स पे करोड़ों अरबों रुपए हैं। इनके ऊपर पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी होनी चाहिए, ओवरव्यू होना चाहिए, पार्लियामेंट का भी होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन का भी होना चाहिए, पहली बात। दूसरी, मैं समझता हूँ सेठी साहब इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। एक तो उनके ज़ाती क्रीडेंशियल्स जो हैं कि जिस तरह ये भी कह रहे थे कि उनकी बस चलता तो मोहम्मद आमिर के साथ, वो तो ये कह रहे थे सलमान बाट को और आसिफ को भी लेके आए। तो इन्होंने जो है ये तो इस चीज़ को इसीलिए ये बढ़ रही है कि इसको सदेबाब नहीं किया गया।
और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सलीम मलिक के अलावा किसी को सज़ा नहीं मिली और वही लोग वहाँ पे घूम रहे हैं। अगर ये चेक्स आएंगे इनको बिल्कुल FIA को तफ्तीश करनी चाहिए और ये नजम सेठी साहब या टीवी पे अपनी एंकरिंग कर लें या PCB कर लें, चला लें, और इनके ऊपर अपना, अभी हमने पिछले दिनों फिगर शेयर किए थे कि ज़ाती उसके ऊपर करोड़ रुपए से ज़्यादा क्लास साहब इन्होंने ज़ाती एक्सपेंस है इनके ऊपर कोई चेक्स नहीं है, ये कोई विरासत में PCB नहीं मिली है, इट्स अ स्टेट इंस्टीट्यूशन। इंसार साहब तो डट गए, तहकीकात होंगी। एक बात मैं उस पे जो बात उन्होंने की है ना, बड़ी खौफनाक बात की है उन्होंने बेग साहब ने, जी जी कि नजम सेठी साहब और ये शहरयार खान इसलिए तो नहीं चाहते FIA ना हो कि वो उन्होंने कहा है कि PCB के खुद लोग इसमें मुलव्वस हों, ऑफिशियल्स बिल्कुल FIA को इसलिए आउट रखना चाहते हैं नजम सेठी साहब और शहरयार खान साहब कि वो पता चले ये तो खुद ये PCB के ऑफिशियल जो हैं वो इन्वॉल्व थे उसमें, सट्टेबाजी में, माल बनाने में, पैसा बनाने में। ये बेग साहब की बड़ी अहम बात है और इस पे चौधरी निसार अली खान साहब को डट जाना चाहिए और इसको शामिल रखें। ये तो बहुत बड़ा लंबा खेल लग रहा है मुझे। PCB के पास तफ्तीश की क्या एक्सपर्टीज है, FIA के पास है, ये बड़ी टेक्निकल किस्म की तफ्तीश है। बिल्कुल वो तो कर सकता है। क्लास ऑफ एक्सपेंसेस से मुझे याद आया, आप तो कह रहे हैं डमी ओहदा रखने की जरूरत नहीं है। ममनून हुसैन साहब का सदर का ओहदा जो पाकिस्तान में रखा हुआ है, उन्होंने तो 3 सालों में 2.5 अरब रुपए खर्च कर दिए हैं ऐवान सदर में, और दूसरी जानिब कहते हैं पाकिस्तानी कौम टैक्स नहीं देती, टैक्स की मद में इतने 14 अरब रुपए का टैक्स दिया। ये आज जो रिपोर्ट्स पेश आई हैं, हमारे रिपोर्टर इमरान मगराना ने ये लेके आए हैं, कौमी असम्बली में बड़े अहम डॉक्यूमेंट्स पेश हुए हैं। इससे आपको लगता है कि PTV से शुरू करते हैं। ये कहा जाता है ये कौम ये टैक्स नहीं देती, ये हमारे ऊपर ताना मिलता है। हालांकि 85% इनडायरेक्ट टैक्सेशन, पानी जो ये मैं पी रहा हूँ ना इस पर टैक्स ले रहे हैं। ये माचिस की डब्बिया जो गरीब घर लेके जाते हैं उस पर भी टैक्स लेते हैं। हर छोटी से बच्चों के उस पे बैग पे, बच्चों की किताबों पे, मैं खाना खाने जाऊँ अगर मैंने एक नवाला लेता हूँ तो उसमें से ये टैक्स ले लेते हैं। इन्होंने टैक्स की मद में सिर्फ ये PTV में 2.5 आपके सालों में 14 अरब रुपए इकट्ठे किए इस कौम से। इन्होंने वहां पे आपकी टीवी की फीस में ये टैक्स है 14 बिलियन रुपीस जो हैं ये लेके गए हैं ये सारे के सारे। और मजे की बात बताऊं, कौमी असम्बली में पिछले दिनों बताया गया था कि उन्होंने तनख्वाहें पूछी थी। अताउल हक कासमी साहब जो चेयरमैन है, 15 लाख रुपया पर महीना उनकी तनख्वाह है, उनके चेयरमैन साहब की जो उनको मिल रही है। ये खसारे की वजह कोई सिर्फ ये तो नहीं अकेले तो वो मोटी तनख्वाहें तो है ना भाई, 15 लाख रुपया मैं बता रहा हूँ चेयरमैन साहब ले रहे हैं। इससे ज्यादा की तो वहाँ पे सुना कड़ाइयाँ खाई जाती हैं, जो है 15 लाख रुपए तो कुछ चीज ही नहीं है। वैसे जितने स्टेक्स हैं PTV में जिसके वो इंचार्ज हैं आजकल, तो PTV में अगर 2.5 सालों में उन्होंने 14-14.5 रुपया कमा लिया है, लोगों की जेबों से ले लिया, और जो PTV का इस्तेमाल है वो हम देख रहे हैं। अल्लाह के फजल से आने वाले दिनों में मजीद हम इनकी चीज़ें एक्सप्लोर करके बताएंगे कि PTV कैसे प्रोपेगेंडा टूल के तौर पर आ रहा है। बल्कि 1-2 तो इन पे केसेस होने वाले हैं बड़े डेफेमेशन के, ये PTV वालों पे 1-2 अरब रुपए के होने वाले हैं। जो ग्लैडिएटर जिन्होंने कुछ बिठा दिए हैं, कोई बूढ़े तोते को बिठाए हुए हैं, उन पर मुकदमा होने वाला है। उनको नोटिस चले गया। आमिर साहब ये भी खबर आपको ब्रेक करता जाऊँ मैं कि वहाँ तोते जो बिठाए हुए ना रट रटा के जिनको पैसा दिया जा रहा है स्टेट से, ये उन पर डेफेमेशन के केसेस हो चुके हैं। एक चीज़। दूसरी बात यह है कि अवान सदर जो है, एक तरफ से पैसा आप कमा रहे हैं, दूसरी तरफ से पैसे आप लगाते जा रहे हैं। अब मुझे बताएं कि ममनून हुसैन साहब जो हैं, जिनको साल में एक दफ़ा बहर लाया जाता है और परेड पे खड़े होके उनको वो आसमान भी देखते हैं, जहाज वो प्यारे भी देखते हैं, सारी की सारी चीज़ें उन्होंने बैठे बिठाए उन्होंने वहाँ पे 2.5 अरब रुपए 3 सालों में खर्च किए। और मज़े की बात है जो कौमी असम्बली में बताई गई है कि 3 सालों में ममनून हुसैन साहब ने ज़ाती अखराजात के लिए सरकारी खजाने से 1 अरब 40 करोड़ खर्च किए। पर्सनल तकरीरें तो बड़ी मुख्तलिफ होती हैं क्लास। अब उसमें लिखा हुआ जब आए थे तो 50 करोड़ था और कह रहे थे कि कम होएगा, वो 1 अरब पे सालाना इनका खर्चा चला गया। 1.5 अरब मतलब उन्होंने 1.5 अरब रुपया ज़ाती खर्चा। मुझे समझ नहीं आ रही है ज़ाती खर्चा क्या चीज़ होती है भाई। आपने सुना था उसको, ओबामा से सवाल किया था उसने कि जी कि आपने यहाँ पे एक्सपेंडिचर किए हैं। ओबामा ने उसको रोका हुआ कि होल्ड ऑन। ये मशल जो है वो जाके सारी ग्रॉसरी भी खुद लेके आती थी मेरी तनख्वाह में से, टूथपेस्ट भी लेती थी, साबुन भी लाती थी, शैम्पू भी लाती थी, क्रीमें भी लाती थी, मेरी तनख्वाह में से आती थी। आपको किसने कहा व्हाइट हाउस में पेमेंट करता हूँ? हमारे किचन का सारा खर्चा देते थे। ये बड़े जो यहाँ मासूमाना अंदाज में आते हैं और मासूमाना बातें करते हैं, उस मासूम आदमी ने, नेक आदमी ने, परहेजगार आदमी ने, उन्होंने 3 सालों में 1 अरब 40 करोड़ रुपया खर्च कर डाला है। और PTV ने लोगों की जेबों से, लोगों को बताने की जरूरत है, ये आपका PTV जो है 14.5 अरब रुपया आमिर साहब सिर्फ 2.5 सालों में इकट्ठा किया है लोगों की जेबों से। सब कहने के तो ये इस्तेमाल जरा देख लें, ये मुल्क गुर्बत का शिकार है। मगर अफसोस होता है, जिस तरह से आपने बराक ओबामा की बात की है, पाकिस्तान के वाले सदर ने गरीब आवाम के जो टैक्सों का पैसा था, अफसोस कि वो अपनी शान शौकत पर खर्च कर डाला। सेनेटर अनवर बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे। सर आपके कीमती वक्त का बेहद शुक्रिया। इसके साथ ही प्रोग्राम अपने इख्ताम को पहुंचता। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।